So as we continue our MCQ series, एक फटाफट आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं अनअकैडमी के. वी नो अनअकैडमी ऑफर्स द प्लस एंड द आइकॉनिक. आइकॉनिक में कुछ एडवांटेजेस हैं. एक तो जैसे लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है आपको 1-on-1 लाइव मेंटरिंग मिल सकती है. आपके कोई डाउट्स होते हैं, यू कैन आस्क योर मेंटर. इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, विच मीन्स यू कैन गिव योर टेस्ट एंड उसको चेक करके आपको पूरा बताया जाएगा व्हाट आर द वीकनेसेस एक्सेट्रा. द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई कोड तुलिसर. आपको सीए फाइनल ग्रुप 1 की अलग मिल जाएगी, ग्रुप 2 की अलग मिल रही है, प्लस यू आर ऑल्सो गेटिंग द फाइनल कॉम्बो फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. So get a subscription today before the price hike comes. Hello and welcome back. This is MTP May 22 Test Series 2 Case Scenario 1. बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ बनाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू बनाया आईसीए ने. दिस विल टेक यू थ्रू योर नॉलेज ऑफ DTAAs, द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी अंडर सेक्शन 9, इक्वलाइजेशन लेवी 165A ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. तो अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़े ना, लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, पहले देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं इसमें 4 है. So that means 8 marks. That means we have roughly around 15 minutes. अभी उसने, if I look over here, एक equalization levy पूछा हुआ मेरे से, and he says in consideration received by Flip Incorporated Country X from MNO Limited. So if there is no DTAA between India and Country X, चलो एक तो equalization levy पूछ रहा है. Liability to deduct TDS पूछ रहा है on payment made to Flip Incorporated if there was no DTAA between India and that country. If so, what is the amount of tax? तो यानी मुझे समझ में आ रहा है कि एक MNO लिमिटेड है और एक फ्लिप इनकॉर्पोरेट है. फ्लिप इनकॉर्पोरेट ऑफ कोर्स बाहर की कंपनी दिख रही है, MNO इंडिया की दिख रही है. एक इक्वलाइजेशन लेवी बोला उसने और एक TDS बोल रहा है. इज इक्वलाइजेशन लेवी अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन बिटवीन फ्लिप एंड MNO? ओके, 2 बार आ गया. इफ देयर इज नो DTAA, अच्छा दोनों बातें कर रखी. इक्वलाइजेशन लेवी DTAA है तो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं है तो होगा या नहीं होगा. Is MNO Limited required to deduct tax at source on payment made to Flip? If yes, what will be the amount of tax required to be deducted? यानी यहां पर भी TDS पूछ रहा था, ऊपर भी TDS पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है if there was no DTAA. So basically 2 क्वेश्चंस है, एक इक्वलाइजेशन लेवी का और एक TDS का, और दोनों क्वेश्चंस के 2 बार आंसर देने, ये अज्यूम करके DTAA है या DTAA नहीं है. तो चलिए पहले लेट अस रीड व्हाट ही सेज. So it says Flip Incorporate, a country X company, maintains an online web-based platform through which it provides end-user computer software through an end-user license agreement. Okay, so basically Flip Incorporate एक e-commerce operator है, और यहां पर कहता है MNO, an Indian company, has entered into a contract for 5.7 crores with Flip Incorporate for financial year 21-22. तो मैं यहां मान लूं MNO है, इन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 5.70 करोड़ का. ओके, व्हाट इज इट फॉर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट. व्हाट इज एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट? भाई MNO उसको खुद के लिए यूज करेगा. MNO इज द एंड यूजर, यानी वो आगे इस लाइसेंस को लीज नहीं करेंगे, आगे इस लाइसेंस को बेचेंगे नहीं. इट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय MNO. The broad terms of end user license agreement between the two companies are as follows. अभी terms बता रहा, दोनों का agreement terms बता रहा. Grant of license. Flip Incorporate grants MNO a limited non-exclusive license to install, use, access, display, and run the ClickWrap web-based computer software on a single local hard disk or other permanent storage media of one computer. MNO should not make the CWCS ये क्या है? Web based computer software available over a network where it could be used by multiple computers at the same time. यानी बेसिकली सिंगल कंप्यूटर के लिए उन्होंने लाइसेंस दिया, तो लाइसेंस दिया. ओके. Reservation of rights and ownership. Flip Incorporate reserves all rights not expressly granted to MNO in this EULA end user license agreement. The CWCS is protected by copyright, यानी फ्लिप के पास उसका कॉपीराइट है, एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एंड ट्रीटीज. फ्लिप ओन्स द टाइटल
copyright and other intellectual property, CWCS is licensed only for use and not for any other purpose. Only for use, not sold. Flip Incorporated does not have office outside country X. ये क्यों बताया मुझे? वो ये बताया कि यहां पर पीई नहीं है, ये इक्वलाइजेशन लेवी में काम आएगा. नाउ इफ आई लुक एट द सिंपल लॉ, देखो हमारे पास रॉयल्टी का डेफिनेशन है 916 में, एंड वी हैव एक्सप्लेनेशंस 4 and 5, एंड एक DTAA में आपको पता है रॉयल्टी का डेफिनेशन अलग होता है. एंड whenever there is a DTAA, प्लीज टेल मी बच्चों, शुड वी रिलाई ऑन द DTAA और ऑन द इनकम टैक्स एक्ट, या जो भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जो भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है. सो DTAA overrides the provisions of the income tax act, but if the provisions of income tax act are more beneficial, तो बेटा हम किस पे रिलाई करेंगे? इनकम टैक्स पे ना. उसने मुझे एक्सट्रैक्ट दिया है ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ इंडिया एंड कंट्री एक्स DTAA. तो एक बार DTAA पढ़ लेते हैं. यहां पर कहता है रॉयल्टीज एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अराइजिंग इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट एंड पेड टू अ रेजिडेंट ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट may be taxed in that other state. Okay. However, such royalties and fees for technical service may also be taxed in the contracting state in which they arise and according to the laws of that contracting state. But if the recipient is the beneficial owner of royalties or fees for technical service, the tax so charged shall not exceed 10%. So DTAA में बोल दिया भी 10% से ज्यादा टैक्स नहीं होगा. It can also be taxed in India. बट द टर्म रॉयल्टीज को डिफाइन करा मीन्स पेमेंट्स ऑफ एनी काइंड. ध्यान से सुनो. एज कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ और राइट टू यूज, कॉपीराइट ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग सिनेमाटोग्राफी, फिल्म और फिल्म्स और टेप्स यूज फॉर रेडियो, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, मॉडल, प्लान, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस, everything over there, but computer software is not there. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है. तो मैं क्या मान के चलूं? क्या DTAA के हिसाब से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रॉयल्टी की डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि यहां पर कोई डेफिनेशन में नहीं है. और अगर वो रॉयल्टी नहीं आ रहा एज पर DTAA, देन दैट बिकम्स अ सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन्स MNO ने इनको जब राइट दिया, एक तरीके से अगर वो रॉयल्टी नहीं है तो वो सेल ऑफ गुड्स है, और अगर वो सेल ऑफ गुड्स है तो वो एक्रू भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हो रहा है, डीम्ड एक्रूअल आएगा नहीं. तो इनके हाथ में दैट विल बिकम अ फॉरेन रिसीट और उस पर टीडीएस नहीं कटेगा. पर अगर DTAA नहीं है, इफ देयर इज नो DTAA, देन ऑफ कोर्स इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 916 देखना पड़ेगा. तो एक बार क्या करते हैं, जस्ट अ क्विक रिकैप कर लेते हैं ऑफ सेक्शन 9. मैं ना नोट्स खोल रहा हूं. रॉयल्टी के 916 जब हम पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन 2 में 916 डिफाइन करा गया, और एक्सप्लेनेशन 4 में क्या लिखा गया? फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स एंड has always included transfer of all or any right for use or right to use a computer software irrespective of the medium through which it is transferred. यानी बेटा explanation 4 does not only talk about right to use, it also talks about use and transfer of all or any rights for use or right to use a computer software. So rights for use भी आ रहा है and right to use भी आ रहा है, और इस पे बहुत डिबेट करा हमने. right for use, right to use will cover sale of goods as well, और वहां पर वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा. Now what is the case study जिसके बेसिस पे ICAI ने ये वाला MCQ बनाया? तो एक जब हमने स्टेच्यूटरी अपडेट्स पढ़ा, केस स्टडी अपडेट्स पढ़ा, उसमें मैंने आपको ये सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट करवाया था. इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIT एंड अनदर 2021. The apex court observed that as per definition given in explanation 25 to 916, royalty means consideration, the transfer of all or any rights including the grant of license in respect of any copyright, literary, artistic, scientific work. As per explanation 4, such transfer of all or any rights including transfer of all or any right for use or right to use, ये right for use और right to use दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं. A computer software as per the meaning assigned to in the DTAA. अभी दो बातें कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट.
एक 916 की डेफिनेशन बता रहे हैं और एक DTAA की। विद सिंगापुर फॉर एग्जांपल रॉयल्टी मींस पेमेंट ऑफ एनी काइंड। अभी यहां पर सिंगापुर नहीं है, कंट्री एक्स बोल दिया उसने, पर देखो डेफिनेशन वही बता रहा है। द यूज और राइट टू यूज एनी कॉपीराइट लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक। Supreme Court says the meaning of royalty in India's DTAA with other countries like Australia, Canada, France, Italy, USA, Netherlands, Sweden is similar if not identical. Now the Supreme Court says कि जब हम DTAA, look over here in this case, Supreme Court is interpreting the definition of royalty as per DTAA. The apex court observed that the following four categories of cases in which the distribution agreements and end user license agreement EULA जो अभी उसमें बात कर रहा है did not create any interest or right to such distributors or end users which would amount to use of or right to use any copyright. तो वो यहां पर सिर्फ जो बात कर रहे हैं यूज ऑफ और राइट टू यूज, वो सिर्फ DTAA की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं यहां पर। 916 stays as it is where the computer software is purchased directly by the end user resident in India from a foreign non-resident supplier or manufacturer. तो हमारा जो केस है वो तो इसी में आ गया, एंड यूजर है MNO लिमिटेड। अब इसका एंड में, क्योंकि ये जजमेंट मैंने पूरा करवाया हुआ, बट एंड में पढ़ लेते हैं। एंड में क्या पढ़ रहे हैं? Consequently, the consideration paid to non-resident computer software manufacturers or suppliers would not be chargeable to tax in India. Hence, no tax is required to be deducted at source under Section 195. इस पे बहुत डिबेट चल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको एक सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूं, पर डिबेट ये भी चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्सप्लेनेशन 4 to 916 को भी एक तरीके से टच कर दिया। और अगर कर दिया, देखिए डिबेट क्या हो जाएगा कि अगर एंड यूजर के हाथ में सिर्फ खुद के यूज के लिए आ रहा है, he does not have a copyright to sell further, therefore is the payment that he is making royalty or not? पर मैं उस पर डिबेट पे नहीं जा रहा हूं अभी के लिए। टू समराइज दिस फॉर यू, जब DTAA लग रहा है तो एज पर जजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एनालिसिस जो अभी हमने पढ़ी, जो पेमेंट करा जा रहा है is not coming within the definition of royalty as defined in DTAA, therefore इसके हाथ में टैक्सेबल नहीं है, therefore कोई TDS नहीं कटेगा। पर अगर DTAA नहीं है तो एज पर 916 रेड विद एक्सप्लेनेशन 4 वो रॉयल्टी बन जाएगा और वो डीम्ड एक्रूअल हो जाएगा, और अगर वो डीम्ड एक्रूअल हो जाएगा तो इसके ऊपर TDS कटेगा। ठीक है ना, लेट अस गो एंड चेक पहला MCQ क्या कहता है। Is MNO Limited India required to deduct tax at source on the payment made to Flip Incorporate? If yes, what is the amount of income tax required to be deducted at source? तो अभी यहाँ पर DTAA है पहले वाले में, उसने नहीं बोला इग्नोरिंग द DTAA, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए बी। चेक कर लें, 1 का आंसर आ रहा है बी। ओके, लेट्स गो फर्दर। Is equalization levy attracted in respect of consideration received by Flip Incorporate Country X from MNO Limited? If so, in whose hands and at what rate? चलो एक बात, इक्वलाइजेशन लेवी का मैं चार्ट आपको रिवाइज करा दूं। एक 165 था, वो एडवर्टाइजिंग वगैरह था। एक 165A है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स अगर नॉन रेजिडेंट्स है ना, और 2 करोड़ से ऊपर का है, then the non-resident selling the goods will be required to pay the equalization levy at the rate of 2%. तो क्या हमारे इस MCQ में यही वाला आ जाएगा? MNO is required to deduct है? No sir. Flip Incorporate has to pay equalization levy at 2% of the consideration. तो 2 का आंसर आ रहा है D. ओके, यहां तक तो ठीक हो गया। Would MNO India be required to deduct tax at source on payment made to Flip if there was no DTAA between India and country X? If so, what is the amount of tax required to be deducted at source on the said payment? Now this is also a very intelligent question. तो पहली बार जाके देख कर आते हैं कितना पेमेंट था, 5.7 करोड़ का, 5.7 करोड़। अब 5.7 करोड़ पे TDS किस रेट पे कटना है? अच्छा, अब रॉयल्टी के ऊपर आपको याद होगा 115A1B भी लगता है, वहां रेट 10% भी होता है, 10% भी होता है। अभी DTAA नहीं है तो वो जो ऊपर 10% दिया वो तो लेंगे नहीं, अभी हमें ये देखना है। पर 115A1B में
रॉयल्टी पे टीडीएस 10% तब होता है व्हेन इट इज अप्रूव बाय द गवर्नमेंट वाली कंडीशंस थी सारी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह वाली बातें थी। यहां पर वो नहीं लग रहा है, दिस इज द नॉर्मल रेट, एंड बिकॉज द पेई इज अ फॉरेन कंपनी, फ्लिप इनकॉर्पोरेट, तो रेट हो जाएगा बेटा 40%। सो अगर मैं 5 करोड़ 70 लाख पे 5 करोड़ 70 लाख पे 40% लूं, प्लस अभी क्योंकि सरचार्ज 2% लगेगा, प्लस 4% लेंगे, तो मेरे पास आ रहा है 24186,240। तो मेरे पास आंसर आ रहा है ए। चेक कर लें जरा एक बार, थर्ड का आंसर ए आ रहा है। सो यहां पर यू नीड टू रिमेंबर दैट द रेट विल बी 40%, वो 10% वाला यहां एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज अ गुड पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है पर हाँ गुड पॉइंट है। यहां पकड़े जाओगे 10% करोगे तो वो भी मिल जाएगा तुम्हें यहां पर आंसर। लास्ट में कहता है, इज इक्वलाइजेशन लेवी अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन बाय फ्लिप इनकॉर्पोरेट कंट्री एक्स फ्रॉम एमएनओ इफ देयर इज नो डीटीडब्ल्यू। अब देखो जब डीटीडब्ल्यू नहीं है और वो इनकम टैक्स में कवर हो गई, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया था दैट इफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 आर एप्लीकेबल देन द प्रोविजंस ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो यहां पर हमारा आंसर होना चाहिए डी। एम आई राइट? लेट्स गो एंड चेक फोर्थ का डी। तो आई वुड कीप दिस एज अ गुड एमसीक्यू। छोटे छोटे पॉइंट है, हाँ एक दो क्वेश्चन तो आपके आंसर हो जाते चाहे बाय लक भी होते, बट एन इन डेप्थ नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू आंसर दीज एमसीक्यूज।